ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे डॉक्टर खाकान नजीब से कि इकोनॉमी के ऊपर इस सीज फायर के और पेट्रोल प्राइसेस के ऊपर क्या असर आ सकते हैं। उनसे जो हमने गुफ्तगू की है उसका हिस्सा आगे जाकर हम आपको दिखाएंगे। लेकिन राइट नाउ हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब ने। उनकी तरफ चलते हैं और ज़रा इस सारी सिचुएशन को, इस सीज फायर को हमें क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए और कितनी उम्मीद रखनी चाहिए, ये ज़रा उनसे समझने की कोशिश करते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक। ब्रिगेडियर साहब, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। आई होप आप ठीक ठाक हैं और खुश भी होंगे, या खुश होना भी चाहिए, मुबारकबाद का माहौल होना चाहिए, खुशी का माहौल होना चाहिए सीज फायर के बाद। लेकिन एट द सेम टाइम हमें रियलिस्ट भी बन के रहना है। 15 दिन आपको लगता है काफ़ी हैं एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाने के लिए जो कि वर्केबल हो यूएस के लिए भी एंड एट द सेम टाइम ईरान के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी? जी हाँ, बहुत शुक्रिया। देखें, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। और देखें, पहली बात तो ये है, पाकिस्तान सिंसियरिटी के साथ ये पीस एफर्ट्स कर रहा था। और दूसरी बात जो है कि पाकिस्तान बिलीव्स इन कि सस्टेनेबल एग्रीएबल एक ऐसा एग्रीमेंट बने जो सबको काबिल कबूल हो, सस्टेन हो, जिसको वो कर सके। और सोल पर्पस देखें इस तमाम का है कि पीस एंड स्टेबिलिटी इन वेस्ट एशिया और मिडिल ईस्ट के लिए। और देखेगा, खुदा न खास्ता ये सीज फायर भी ना होता है, जो पाकिस्तान ने कोशिशें की हैं, तो वो मेरे ख्याल में हिस्ट्री में लिखी जाने वाली थी। जो पाकिस्तान ने, देखें, जब दुनिया में कोई और ताकत तैयार नहीं थी बातचीत के लिए, पाकिस्तान ने ये जिम्मेदारी उठाई। और जिस तरीके से काम स्टार्ट हुआ, दरमियान में बहुत सारे देखें डिट्रैक्टर्स भी आ गए हैं और डिस्ट्रैक्टर्स भी थे और इसके बाद स्पॉयलर भी थे, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान प्रिवेल कर गया। और देखें, डिस्पाइट पाकिस्तान ने और ट्रस्ट था ईरान का कि एक हमने सॉलिडरिटी शो ईरान के साथ भी की, हमारी एक ट्रस्ट लेवल के रिलेशन थे जीसीसी कंट्रीज के साथ, अमेरिका के साथ। सो पाकिस्तान भी, सब ने ट्रस्ट किया इन पाकिस्तान प्लेड इस रोल। मेरे ख्याल में आप देखें कि जब दुनिया, इंडिया हमारे जो दुश्मन है, वो धुरंधर के थ्रू आपको इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था, तो वहां पे पाकिस्तान डिप्लोमेसी का इस्तेमाल कर रहा था, सही मानों में ऑन ग्राउंड इसमें वो कर रहा था। इंस्टेड ऑफ बुलंद बाम दावे करने के स्लोगन्स की जगह हमने, पाकिस्तान ने डिप्लोमेसी को और स्ट्रेटजी को हमने मौका दिया है और पाकिस्तान उसमें कामयाब हुआ। अब देखें कि इन सब को जब ये तमाम बातचीत हुई है, तो देखें कि तमाम ऑन बोर्ड थे। ये जो ड्राफ्ट्स होते हैं, इस तरह की जो चीजें होती हैं, आपस में एक्सचेंज होते हैं और इस अकॉर्डिंगली ये फिर पब्लिक किए जाते हैं। तो वो बड़ी एक कामयाबी है। और जब देखें, जब टेबल पर बैठेंगे और उस 2 हफ्तों में सफिशिएंट टाइम है और ऑलरेडी कुछ चीजों पर उनकी बातचीत तो हो चुकी है। और मुझे लगता है कि मैं भी 1-2 बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का फ्यूचर क्या होगा, मॉडर्निटी हाउ इट विल फंक्शन, वो इम्पोर्टेंट है। और एक और अमेरिकन रेस कर सकते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट कुड बी द लॉन्ग रेंज ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल्स। इस पे बातचीत होगी। लेकिन एक चीज साबित हुई है जो हमें बीच में ना थोड़ी कशमकश व्हाइट हाउस के अंदर या व्हाइट हाउस की तरफ से जो भी स्टेटमेंट्स आ रही थी उसमें भी हमें नजर आई, कंफ्यूजन नजर आई। बीच में ट्रम्प की तरफ से हमें ये भी सुनना पड़ा डिफरेंट प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर या मीडिया से बात करते हुए कि जनाब मुझे ये बताया गया था कि वो बहुत करीब पहुंच चुके हैं न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के। तो इसका मतलब है कि अगर उनको कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन आएगी और फौरी तौर पर इस तरह की होगी, ईरान से मुतालिक होगी, तो वो पैनिक कर जाएंगे। तो इस चीज़ की क्या गारंटी है कि फ्यूचर के अंदर जाकर इजराइल की तरफ से, इजराइल की इंटेलिजेंस उनको कोई बात बताती है कि ईरान बड़ा करीब पहुंच चुका है कोई इस तरह की न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के, तो वो बगैर किसी तस्दीक के दोबारा अटैक कर देंगे? इस बात की गारंटी कौन देगा? मेरे ख्याल में अभी जिस तरह हालात और वाकयात हुए हैं, जिस तरह ट्रम्प पे प्रेशर है, ट्रम्प हैज बीन लेट डाउन। आप देखें कि अभी अमेरिका में बात हो रही, भाई हमारी जंग नहीं थी, आप किसके कहने पे, क्या मकासद थे आपके जंग में कूदने के लिए? आपको अमेरिकन कह रहे हैं कि इजराइल ने आपको इस पे ड्रैग किया और आप उसकी जंग लड़ने चले गए, तो आपने अचीव क्या किया? $2 बिलियन दिल्ली के हिसाब से, एंड यू आर आस्किंग अनदर $200 बिलियन। तो आप वो भी देख लें। इसके अलावा आप इनके अप्रूवल रेटिंग 33% पे रह गई है, 60% अमेरिकन वो अपोज कर रहे हैं। नवंबर में मिड टर्म इलेक्शन होने हैं, तो उनके पास बड़ा प्रेशर है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, मैं जिस चीज़ को जानने में मैं इंटरेस्टेड हूँ इस जंग से रिलेटेड, वो ये है कि एक दफ़ा तो आंधी रुक गई है, लेकिन ये अभी मतला साफ नहीं हुआ
तो मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या डोनाल्ड ट्रंप, जिस तरह आयशा ने कहा है कि कोई इजराइल फिर पुश करेगा, क्योंकि इजराइल का तो प्राइमरी इंटरेस्ट है ना कि ये टॉक्स किसी तरह सैबोटाज हो जाएं, लेकिन अल्लाह ना करे कि वो, अल्लाह करे पीस प्रिवेल करे। आपको नहीं लगता कि यहाँ पे इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है थोड़ा सा जरा रिस्ट्रिक्ट करना ग्लोबली हार्ड पावर के यूज को? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है कि उसमें है अभी, लेकिन पहले तो हम कहते हैं ना कि कोई अंडरस्टैंडिंग हो जाए। और आपकी बात बिल्कुल सही है। देखें, आल्दो इजराइल हैज इंडोर्स्ड व्हाट ट्रम्प हैज प्रेजेंटेड और एग्री किया है, लेकिन हम ये पॉसिबिलिटी भी रूल आउट नहीं कर सकते। फास्ट लेक ऑपरेशन हो सकता है और कोई वाकया हो सकता है। इंडिया यहाँ पे कुछ वारदात कर सकता है, फास्ट फ्लैग ऑपरेशन कर सकते हैं, अफगानिस्तान को यूज कर सकते हैं, सिक्योरिटी का इश्यू बना सकते हैं, क्योंकि बातचीत पाकिस्तान में हो सकती है। तो तमाम वो हरबे आजमाने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमारे इदारे जो हैं वो बिल्कुल क्लियर होंगे। लेकिन एक रियलाइजेशन प्रेसिडेंट ट्रम्प में भी आई होगी। देखें, जो जिन हॉक्स ने उनको एडवाइस किया, जिनकी वजह से वो जाके इसमें फंस गए हैं, अब तो यकीनन जब तक कोई चीज क्लियर नहीं होगी, लोग अभी तो खुद भी कह रहे हैं कि भाई आपने। अच्छा, पीट हेगसेथ जैसे माइंड का डिपार्टमेंट ऑफ वॉर के ऊपर पीट हेगसेथ जैसे बैठना, क्या इन टॉक्स के लिए, क्या इन कोशिशों के लिए सेफ है? बिल्कुल भी नहीं है। देखें, मेरा ख्याल में उनकी क्रेडिबिलिटी दांव पे लगी हुई है। लेकिन सिंस आपने देखा होगा जिस तरीके से वो आते हैं, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठते हैं, ट्रम्प की तारीफें करते हैं और प्रेसिडेंट एंड सो करके बस उसको और इतना एलिवेट कर देते हैं, तो वो दैट्स वाई वो आप देखिए, जब उनकी इनिशियल हेयरिंग हो रही थी फॉर सिलेक्शन मिनिस्ट्री के लिए, तो वो तो अमेरिकन कांग्रेस और सेनेट कमेटी तैयार नहीं थी इनको अपॉइंट करने के लिए। वो जेडी वैंस का वोट पड़ गया, तो इसकी वजह से ये बने हैं। और फिर अभी लोग ये भी सवाल करते हैं, ही रिटायर्ड एज ए के अंदर इंक्वायरी होती रही है पीट हेगसेथ के ऊपर, उसके बावजूद उनको जो है ना वो मिनिस्टर ऑफ वॉर किया गया। अच्छा, एक और चीज ब्रिगेडियर साहब, उसकी तरफ मैं जो कराना चाहती हूँ, दैट इज के जब से ये जंग शुरू हुई है, दिस इज द 6th वीक, 28 फरवरी से शुरू हुई थी, तब से लेकर अब तक हमें जो एक तब्दीली नजर आई है, अगर हम बात करें कि डिफरेंट जनरल्स को तब्दील कर दिया गया है, अटॉर्नी जनरल जो थी पैम बॉन्डी, उनको तब्दील कर दिया गया है, तो ये तब्दीलियां भी तो कुछ इंडिकेट कर रही है ना कि उनको गलत तरीके से एडवाइस किया गया, या फिर 12-13 सीट्स फारिग कर दी गई हैं, और जो नहीं करना चाहता था, इस वॉर में नहीं जाना चाहता था, उनको हटाकर वो लोग लाए गए हैं जो आपकी हाँ में हाँ मिलाते रहे। ये क्या इंडिकेट करता है? बिल्कुल, देखें, इसमें डिवाइडेड ओपिनियंस थे। मेजॉरिटी दे वो सपोर्ट नहीं करते। इवन जो चेयरमैन जो डैन केन है, जो आजकल प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बैठते हैं, ही वाज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने इख्तिलाफ किया था। बाद में उन्होंने इसको हशफ किया, जो इसकी जो स्टेटमेंट्स वगैरह थी। और बाकी जो जनरल ऑफिसर्स हैं, चीफ ऑफ आर्मी जो थे, आर्मी स्टाफ थे, उसको भी इसी बात पे किया कि वो बूट्स ऑन ग्राउंड और बाकी चीजों पे सपोर्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि इट विल हैव डिजास्टर्स कॉन्सिक्वेंसेस फॉर अमेरिका अगर आप ऐसे कोई कार्रवाई करने जा रहे हैं। और फिर उन्होंने ये भी लॉजिकल बात की थी कि भाई आप किसकी जमीन देखें ना, नेटो ममालिक ने क्या कहा जब इन्होंने कहा, ट्रम्प ने कहा कि आप आए और हमें हेल्प करें, तो नेटो ने ये कहा भाई आर्टिकल 5 के तहत जब हमारे खिलाफ कोई एग्रेशन होता है देन हमारी जिम्मेदारी बनती है। भाई हमें तो हमला किसी ने किया नहीं है, हम सारे एक बैठे हुए हैं। आपने जाके इजराइल के कहने पे जंग लड़ी है, तो वी विल नॉट बी पार्ट ऑफ। फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री आप देखें कि कंट्रीज लाइक यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, स्पेन है, उन्होंने एक बड़ा फर्म स्टैंड लिया है। अभी साहब, हम जब आपसे बात कर रहे हैं तो एक ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही है, वो मैं चाहूंगी उस पर आपका कमेंट, क्योंकि इजरायली ऑपोजिशन जो है उसकी तरफ से काफ़ी तनकीद की जा रही है कि ये जो अब टॉक्स होने जा रही है उसमें इजराइल को शामिल ही नहीं किया गया, यानी कि नेतन्याहू और उनकी गवर्नमेंट को इजराइल के अंदर से भी काफ़ी ऑपोजिशन का सामना करना पड़ रहा है। आपको लगता है कि ये कोई ऐसा प्रेशर भी बिल्ड कर सकता है, जो डेफिनेटली हम जानते हैं कि इजराइल तो जंगबंदी चाहता ही नहीं है, वो तो रोकता रहा है APEC के थ्रू ट्रम्प को भी और जितने भी वहाँ पर लीडर्स मौजूद हैं। आपको लगता है कि ये जो अब फोर्स किया जा रहा है या फिर ऑपोजिशन जो विद इन इजराइल नजर आ रही है, ये कोई असर डाल सकती है इन टॉक्स के ऊपर? जी हाँ, देखा असल बात क्या है, इजराइल जी हाँ बिल्कुल, अब हो क्या सकता है। देखें कि नेतन्याहू के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर है, वो चाहते थे जंग प्रोलॉन्ग हो और चलती रहे। और जिस तरीके से वो आप देखें लेबनान का 14% उन्होंने ऑक्युपाई किया हुआ है और गोलान के इर्द गिर्द एरियाज भी कैप्चर किया हुआ है। उनकी अपनी सर्वाइवल है, कोर्ट में केसेस हैं, करप्शन के केसेस हैं। अगर आपको याद तो प्रेसिडेंट ट्रम्प से रिक्वेस्ट की गई, प्रेसिडेंट ट्रम्प ने रिक्वेस्ट की थी इजरायली प्रेसिडेंट को कि इनको पनिशमेंट इनके खत्म कर दें, बट ही रिफ्यूज। इन्होंने कोर्ट के केसेस में जाना है, इसी साल इलेक्शन होना है,
पिछले 39 दिन से तमाम जो 90 मिलियन पॉपुलेशन है वो बंकर्स में रह रही है। वहां पे तो एक किस्म के पैनिक है, खौफ है, और जिस तरह ईरानियन मिसाइल ने वहां जाके हिट किया, डिस्ट्रक्शन हुई है, जो अभी तो ब्लैकआउट है। लेकिन मेरे ख्याल में इजराइल को मैं आपको एक बात बता दूं, इजराइल अपने बल बोते पे खुद हमास से भी नहीं लड़ सकता है, व्हाट टू टॉक ऑफ ईरान। अच्छा सर, इसी डिस्ट्रक्शन को जो है ना वो मद्देनजर रखते हुए एक शॉर्ट सा क्वेश्चन के जो सैटेलाइट्स को प्राइवेट सैटेलाइट कंपनीज जो इमेजेस प्रोवाइड करती हैं जर्नलिज्म की फील्ड के अंदर, उन सैटेलाइट की इमेजरी के ऊपर पाबंदी लगा दी गई है, आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए मेरे ख्याल में कोई चीजें ऐसी हैं, कुछ एविडेंस आ जाता है जब इस तरह के सैटेलाइट की पिक्चर्स आप लेते हैं, आप जब अपने तजज़िया देते हैं तो चीजें आप प्रूव कर सकते हैं, जो आपके दावे जो होते हैं गवर्नमेंट्स के, आप उसको गलत साबित कर सकते हैं। तो वो एक वन ऑफ द फैक्टर्स है। अदरवाइज सैटेलाइट का जो इस्तेमाल जिस तरीके से ईरान ने किया है, जो ईरान चाइनीज ने उनको दिया है, मेरे ख्याल में उन्होंने बेस्ट इस्तेमाल, चाइनीज ने बेडो 3 सिस्टम जो प्रोवाइड किया, ईरानीज ने किया है। बाकी ये चीजें चलते रहेंगी और स्पेशली वेस्ट में, अमेरिका में ज्यादा इसके कंसर्न्स है। चलें सर, थैंक यू, आपने हमें ज्वाइन किया, बहुत मजा आया आपसे बात करके। इंशाल्लाह ताला दोबारा भी आपका ओपिनियन इसके ऊपर लेते रहेंगे। आयशा, आपको नहीं लगता कि इंफॉर्मेशन का ब्लैकआउट वो अपने फेवर में यूज करना चाह रहे हैं? ऑफ कोर्स बहुत सारी चीजें अपने फेवर में यूज करना चाह रहे हैं, लेकिन एक चीज बहुत वाज़ेह हो चुकी है, जो इसराइल के अंदर रहने वाले जो उनके सिटीजन्स हैं उनको भी पता चल गया कि उनको एक तरह से ना एक वहम था, एक डिल्यूजन था कि इसराइल इनफॉलेबल है और उसको कोई टच नहीं कर सकता। ईरान ने बड़ी अच्छी तरह से उनकी गलती और जो है ना उसको दूर कर दिया। हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। क्या सोच रहे हैं ये जो अनटचेबल्स हैं, जिस तरह से आयशा कह रही थी अभी कि ये अनटचेबल्स अपने एक डिल्यूजन में से बाहर निकल के आ गए और अब दुनिया को बता दिया एक ऐसे मुल्क ने कि जिसके ऊपर 5 दहाइयों से सैंक्शंस लगाई हुई थी कि इनके साथ बिजनेस कोई नहीं कर सकता, इनके साथ काम कोई नहीं कर सकता। तो इसको आप किस तरह से देख रहे हैं कि क्या ये फ्रस्ट्रेशन जिस पे ये नोट अभी ठंडा हुआ है फिलहाल, ये कहीं दोबारा ट्रांसपायर तो नहीं कर जाएगी? नहीं, देखें, एक तो बात यह है कि ईरान ने पूरी दुनिया को बता दिया कि देर वेरी रेजिलिएंट कौम है, और पश्चिम जो कौम है इनमें बड़ी ही एक प्राइड है इस नेशन के अंदर, इनकी हिस्ट्री भी है। एंड देन दे फॉट द नेशन। अभी आपके सामने उन्होंने ह्यूमन चेंज बना दी ब्रिजेस के ऊपर जहाँ कहते अटैक करेंगे, और उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने पूरी अपनी हुकूमत का साथ दिया वो एक मिसाल है जिसकी वजह से। और फिर उन्होंने देखिए, ईरान को एक बात का पता था कि एक दिन अमेरिका ने और इसराइल ने हमारे पर अटैक करना है। इस चीज में उन्होंने 25 साल से की तैयारी की थी, कोई परवाह नहीं की डिफेंस की, ये उनको बाहर से मंगवाने पड़ते थे और कहीं भी रुक सकते थे। उन्होंने इंडिजिनस प्रोडक्शन इसके ड्रोन्स की और इसके साथ मिसाइल्स की, और उसको उन्होंने इतनी तादाद में बना ली है कि देवर सरप्राइज जो था कि 3, 4, 5 दिन में जी हम तान को बिल्कुल ख़त्म कर देंगे और उसके बाद कब्जा कर लेंगे, अपनी मर्जी के रजीम लेंगे, वहाँ इसराइल नवाज रजीम आएगी और वो ऑयल पे भी कब्जा हो जाएगा और सब चीज़ें कर ली जाएंगी। वो उनका ख्वाब ख़त्म हो गया, और इससे दुनिया में जो एक अमेरिका का एक भरम था वो भी नुकसान हो गया। फिर प्रेसिडेंट ने जिससे इमेच्योर हरकतें की हैं, और फिर एंड में जिस बंद गली में आके फंस गए जब कहा कि मैं तो अब सिविलाइजेशन को ख़त्म कर दूंगा, ईरान की ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, एंड ही वाज स्टक, ही डिडंट नो वेयर टू गो। बंद गली में आ गए। आई थिंक इसके ऊपर पाकिस्तान के एहसान मानने के पाकिस्तान ने उनको बहुत एक इज्जत वाला पैसेज दिया, रास्ता दिखाया, निकाला बंद गली से, और उन्होंने शुक्र किया, फौरन उसको एक्सेप्ट किया, और उसके बाद ईरान के ऊपर पाकिस्तान ने चाइना। मैं एक बात कहना चाहती हूँ, और वो ये है कि एक इंसान है जिसके लिए ना आई एम फीलिंग रियली बैड, एंड दैट इज रजा पहलवी, क्योंकि उनको समझ नहीं आ रही थी कि वो अपने बैग पैक करके रखे या फिर खोल के वापस अपनी लाइफ को कंटिन्यू करें। उनके कुछ स्टेटमेंट्स भी आते रहे कि भाई मैं तो तैयार हूँ, मैं तो जान देने के लिए भी तैयार हूँ। आपके साथ कभी ऐसा हुआ आप कोई गाना सोच रहे हैं, साथ वाला गाना शुरू कर दे? अब हो जाता है, मेरे साथ अभी यही मोमेंट हुआ है। ये सिंक्रोनिसिटी जो है ना, ये मुझे लग रहा है कि नजर आ रही है। ब्रिगेडियर साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट है इस चीज को अंडरस्टैंड करना, और आपने बहुत अच्छी तरह से पॉइंट आउट किया कि वो कौम जिनको स्कूल्स के अंदर फाइटिंग स्पिरिट पढ़ाई जाती है, आप उसको कैसे शिकस्त दे सकते हैं? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है।
अच्छा, आपने कहा कि ईरान को पता था कि इजराइल उसके ऊपर अटैक करेगा, अमेरिका के थ्रू करे या खुद से करे, लास्ट ईयर खुद से किया था, इस मरतबा अमेरिका के थ्रू किया है। ये पाकिस्तान को भी पता है, नेतन्याहू पाकिस्तान का जिक्र कई मरतबा कर चुके हैं एंड वी नो दिस इज अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक, बट आई रियली वांट यू टू कमेंट ऑन दैट कि आपको लगता है कि क्या इजराइल इतनी जुर्रत कर सकता है कि ये नजरें, ये उनकी जो ऐसी नजरें हैं जो किसी पर नहीं पड़नी चाहिए, वो पाकिस्तान के ऊपर भी पड़ सकती हैं? देखिए, उनकी नजरें पाकिस्तान पे हैं, उन्होंने बड़ी दफा अटेम्प्ट करने की कोशिश की इंडिया के साथ मिलके, लेकिन हर दफा पाकिस्तान टू नो एंड वी टोल्ड देम कि वी गोइंग टू मेक हेल आउट ऑफ यू। ये बड़ी क्लियर स्पीच, ये इंडिया से वापस चले गए, कई दफा ऐसे बात हुए, लेकिन एक पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा लेसन है। यही हमारी कौम के लिए लेसन है, जिस तरह हमने इंडिया को मार के हक में पूरी कौम ने खड़े होके फील्ड मार्शल से आसिम मुनीर की क़यादत में हमने उनको शिकस्त पाई दी। दिस इज व्हाट इज नीडेड कि पूरी कौम इकट्ठी रहें, यू फाइट एज अ नेशन, और मुसल्लह अफवाज के साथ गिव स्ट्रेंथ टू मुसल्लह अफवाज। एनिमी का नैरेटिव देखें बड़ा क्लियर है, दे हैव रियलाइज जब तक फौज मजबूत है और अवाम का साथ है, पाकिस्तान में नुकसान नहीं हो सकता। सो अब वो क्या करते हैं, वो फेक न्यूज़ सोशल मीडिया पे दे वांट के पाकिस्तान की फौज और अवाम में इंतशार पैदा किया जाए। दिस वी हैव टू डिफीट एनिमी नैरेटिव, और हमने डिफीट किया हुआ है। इसलिए पूरी कौम ईरान से सबक ले लें, इकट्ठे रहें, जुड़ के रहें। जब यू फाइट एज ए नेशन, दुनिया कोई ताकत आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। मुझे लगता है इसको रीइटरेट करना चाहिए। मेरा ताल्लुक किसी सियासी जमात से नहीं है, मैं किसी को सपोर्ट नहीं करती, आई एम अ जर्नलिस्ट, बट राइट नाउ ये वो मोमेंट है कि आपका भाई ताल्लुक जिस भी सियासी जमात से हो या आपको कोई भी सियासी जमात अच्छी लगती है, हमारे जो फील्ड मार्शल हैं उनकी तारीफ करना भी बनती है, हमारी पाक अफवाज की तारीफ करना भी बनती है, बिकॉज एक मजबूत फौज होने की वजह से आज हम महफूज हैं अपने घरों के अंदर, एक सुकून की नींद सो सकते हैं। तो भाई आपको जो भी सियासी जमात से आपका ताल्लुक हो, जो भी सियासी जमात अच्छी रखती हो, राइट नाउ कुछ भी डिस्टॉर्ट करने की कोशिश ना करें, बल्कि हमें एक मैसेज भी देना है दुनिया को, चाहे वो अमेरिका हो, इंडिया हो, इजराइल हो या फिर बाकी दुनिया के, भाई हम एक पेज के ऊपर है व्हेन इट कम्स टू द नेशनल सिक्योरिटी। यहाँ से मैं चाहूँगी आप थोड़ा सा बिल्टअप करें ब्रिगेडियर साहब के, आपकी तरफ से भी एक पैगाम चला जाए जितने भी सुनने वाले हैं, क्योंकि हमें ऐसे अनासर आई एम रियली सॉरी टू से अपने मुल्क के अंदर भी नजर आते हैं जो इस सिचुएशन को भी इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए, अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए। देखिए, एक तो बात याद रखें कि पाकिस्तान की मुसल्लह फौज दे आर देयर टू लुक आफ्टर द लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान एंड जोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ पाकिस्तान के लिए, और इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। ये आपको फील्ड मार्शल ने बड़ी दफ़ा ये बात कर दी। सेकंड ये है कि याद रखें कि दुश्मन के नैरेटिव को आप डिफीट करें, इकट्ठे रहें, और आपका जो पॉलिटिकल डिफरेंस है ना वो आप पॉलिटिकल रखें, देयर इज नो इशू, लेकिन जहाँ पाकिस्तान की बात आए, लीव एवरीथिंग बिहाइंड, खड़े हो जाएं एज ए कॉम और दुनिया को बता दें। देखिए, एक याद रखें और बात, जिस मुल्क में आपकी फौज नहीं होगी ना, उस मुल्क में दुश्मन की फौज होगी। हमने फलस्तीन की हालत देख ली। अच्छा, मैं यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ सर कि अगर हम लोग देखें हमारे हार्ड फ्रंट को, तो वो तो हम बहुत अच्छे तरीके से अपना प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन एक होता है आर्ट ऑफ वॉर, कि आप जंग को समझते कितना हुस्न जो है जंग लड़ने का, वो आपको किस हद तक आपको आता है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, बगैर इस नॉलेज के हम ये प्रॉब्लम को 15 दिन के लिए सही रुकवा नहीं थे सकते। इस टाइम पे पाकिस्तान का जो आपको डिफेंस फोर्सेस का और हमारे जो क्या सिविल और मिलिट्री लीडरशिप का जो फ्यूचर है इन द लाइट ऑफ द करंट सिचुएशन, वो आपको कहाँ पे नज़र आ रहा है? सेकेंडली, क्या हम लोग इस टाइम पे वो सेंटर बन चुके हैं दुनिया के अंदर, उन ममालिक में शामिल हो चुके हैं कि जो डिसीजन मेकर्स में से आते हैं? क्योंकि थोड़ी देर पहले हम लोग मार्केट्स की बात कर रहे थे और डॉक्टर खाकान साहब ने हमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई। उन्होंने कहा कि पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि हमारे किसी ट्वीट से ऑयल की मार्केट 15% मूव की है नीचे की तरफ। तो आपका इस पर क्या ओपिनियन है? देखिए, एक तो बात है, दुनिया को एक बार पता चल गई, जो ये इंडिया ने मुसीबत डाली हुई थी कि पाकिस्तान से दहशतगर्दी होती है, ये होता है, वो होता है, फौज प्लेयर को मार्केट में सब क्लियर होगा, उसका मुंह काला हो गया कि पाकिस्तान इज अ पीस लविंग कंट्री, पाकिस्तान मेक अ पीस इन द वर्ल्ड। और ये जो दुनिया में इस वक्त कैटास्ट्रॉफिक इफेक्ट होने वाला था, ये पाकिस्तान की एफर्ट से दुनिया एक बहुत बड़े तूफान से बच के रह गई है। और ये पीस पाकिस्तान ने चाइना को और अमेरिका का भी कराया था, और आज
ये तो इस्लामाबाद अकॉर्ड जो है ना, ये दुनिया में नाम लिखा जाएगा, इस्लामाबाद अकॉर्ड। Yes. बिल्कुल अमेरिका बिल्कुल और ये हिस्ट्री में जाएगा। हिस्ट्री में जाएगा। इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ कि ये बहुत बड़ा क्रेडिट है कि जब अमेरिका भी दहशतगर्दी पाकिस्तान से होती है, so now everybody's mouths are shut. Pakistan is a peace-loving country. Pakistan is a victim of terrorism. और हम इसके खिलाफ अभी अकेले सिंगल लड़ भी रहे हैं। इसलिए अब पाकिस्तान की बहुत बेहतर राय निकलेंगी। पाकिस्तान दुनिया के फोकस के अंदर है कि पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा कारनामा किया, जो नजर आ रहा था कि कल पता नहीं क्या हो जाएगा। आज सुबह 5 बजे और आपके सामने इस वक्त कितने चैन से दुनिया बैठी है। पेट्रोल प्राइसेस कहाँ गई, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुल गई, जंगबंदी हो गई। पाकिस्तान में 10 तारीख से मुज़ाकरात होने लगे हैं, पाकिस्तान उस पर मेडिएशन कर रहा है। इट्स अ बिग अचीवमेंट, बहुत बड़ा क्रेडिट है। और ये आई थिंक वी शुड गिव मार्शल रियाज से मुनीर के, उन्होंने यकीन करें दिन रात वो प्रेसिडेंट ट्रंप से टच में थे, उनके वाइस प्रेसिडेंट से थे, ईरान की लीडर से टच में थे और चाइना की लीडर से, अलॉन्ग विद दिस ये अपना तुर्किया, इजिप्ट और सऊदी अरब, इनके साथ टच में थे। अलाउ मी टू से दैट कि पाकिस्तान ने वाज़े तौर पर मुजस्सम बन के दिखाया कि नरम दमे गुफ्तगू, गर्म दमे जुस्तजू, रज़्म हो या बज़्म हो, पाक दिलो पाक बाज, जहाँ पर ज़रूरत थी कि आपका हाथ सख्त होना चाहिए, पाकिस्तान ने वो भी करके दिखाया। और जहाँ पर ज़रूरत थी कि बातचीत के जरिए मामलात को हल करना है, पाकिस्तान ने वो भी करके दिखा दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया के अंदर एक मिसाल के तौर पर इसको देखा जाना चाहिए। थैंक यू सो मच ब्रिगेडियर साहब, हमें ज्वाइन करने के लिए कोशिश करेंगे आने वाले शो। आपको मजीद लेते हैं क्योंकि आपकी राय बहुत कीमती है और बड़ा मजा आता है आपसे बात करते हुए।